हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो ज़्यादातर प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपका है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि जो 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा बिपिन बिहारी वर्मा। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिपिन बिहारी वर्मा ने जो है कि 6 अप्रैल 1930 को जो है कि चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूना समझौता आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो देखिए, अगर हम बात करें पूना समझौते पर हस्ताक्षर की, तो वह जो किया गया था वह किया गया था 24 सितंबर 1932 को। जी हाँ दोस्तों, 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच जो है कि समझौता होता है, जिसको कि पूना समझौता बोलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखिएगा कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में हुआ था और पूना समझौता 1922 में 32 में हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। और जो आपका पूना समझौता है यह 24 सितंबर 1932 में हुआ था। वहीं पर जो आपका गांधी इरविन समझौता है वह 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इस डेट को भी आप याद रखिएगा। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पूना समझौता और जो है कि गांधी इरविन समझौता में, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए आ भी गया कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए, जो गांधी इरविन समझौता हस्ताक्षरित हुआ था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह निभाई थी तेज बहादुर सप्रू। जी हाँ दोस्तों, तेज बहादुर सप्रू ने जो है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो यह जो पूछा है कि 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, तो वह किसके लिए बनाया गया था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, अछूतों के लिए या जो है कि जो निम्न जाति के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, उनके लिए जो है कि पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, जिससे गांधी जी काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए थे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि पूना समझौते का उद्देश्य था। तो देखिए, जो पूना समझौते का क्या उद्देश्य था, तो देखिए इसका जो उद्देश्य था वह दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। जी हाँ दोस्तों, पूना समझौते का जो उद्देश्य था वह था कि दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। और पूना समझौता आपका 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता होता है, जिसके अनुसार क्या होता है कि विभिन्न प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई थी, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्वाण जो अधिनियम आया था उसके तहत 71 सीटें ही दी गई थी। तो इसमें जो है कि 148 सीटें वगैरह कर दी गई थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक हम पूरा सिलेबस आपका कवर करा देंगे। तो इसलिए इसको हमको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमको फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको जो है कि कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक दिया जाता है, PDF वगैरह दी जाती है और साथ ही में कोई सूचना रहती है तो वह भी बताया जाता है। तो इसलिए आप हमको टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न आपका है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। तो यह पूछा गया है कि जो सांप्रदायिक अवार्ड हुआ था और उसमें जो उसके बाद जो है कि पूना पैक्ट में जो है कि क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 71 और 148 है। जी हाँ दोस्तों, सांप्रदायिक अवार्ड में 71 सीटें दी गई थी, लेकिन जब पूना पैक्ट होता है तो उसके बाद दलित वर्ग को जो है 148 सीट दी जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था। तो देखिए अगर हम बात करें बहिष्कृत भारत जनरल जो शुरू किया गया था यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह किया गया था बाबा साहेब अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा जो है बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो देखिए यह जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है कि किस कार्यकारिणी कमेटी में जो है कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने के लिए नीति अपनाई थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कार्यकारिणी कमेटी 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए थे और सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों और साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा जो है कि सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो देखिए अगर हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी यह 1784 ईस्वी में की गई थी। जी हाँ दोस्तों, कब की गई थी तो 1784 ईस्वी में की गई थी और सर विलियम जोन्स ने की थी। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर देखिए आपको काल के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है कि कौन सी घटना कब घटित हुई थी। तो देखिए अगर हम बात करें दांडी मार्च का, तो दांडी मार्च आपका कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में आपका दांडी मार्च शुरू हुआ था। वहीं पर अगर हम साइमन आयोग जो बना था यह आपका कब बना था? देखिए साइमन आयोग का गठन जो है यह 1928 में हुआ था, 1927 में, लेकिन यह भारत कब आया था? 1928 में आया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 1927 में साइमन आयोग का गठन हुआ था, लेकिन भारत आया था 1928 में। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद पूना समझौता कब होता है? तो पूना समझौता आपका 1932 में होता है, अभी आपको बताया। और उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में होता है। तो चलिए इसको साफ साफ लिख देते हैं। यह आपको 30 को होता है 1930 में, और उसके बाद यह साइमन 1928 आप मान लीजिए। उसके बाद यह आपका हो गया 1932 में पूना समझौता, और यह हो गया 31 में। तो अगर हम इसको काल के अनुसार दर्शाएं तो सबसे पहले आपका कौन सा घटना घटित होती है? तो साइमन कमीशन वाला पहले होता है, तो पहले आपका बी आ जाएगा। तो यहाँ पर सी और डी वाला ऑप्शन तो कट गया। उसके बाद अब बचा यह, तो यह देखिए यहाँ पर बी के बाद आपका ए आ जाएगा 1930 वाला, फिर 31 वाला आ जाएगा, यानी कि डी आएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
BADC जो है यह सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगस्त क्रांति कब हुई थी, तो इंडिया में जो अगस्त क्रांति हुई थी यह आपका कब से शुरुआत माना जाता है, तो जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी को अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। और वह किस तारीख को स्टार्ट हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। इसका नेतृत्व जो है वह आपके गांधी जी ने किया था। और इसी में जो है कि गांधी जी ने क्या कहा था, करो या मरो का नारा भी दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो पूछा गया है कि भारत का वायसराय उस समय कौन था जिसके कार्यकाल में जो भगत सिंह जी थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, उनको जो है कि फांसी दी गई थी। तो इसका देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका है बी। जी हाँ दोस्तों, उस समय जो है कि लॉर्ड इरविन जो था उस समय वो यही वायसराय इंडिया का था। तो इसको याद रखिएगा। और इनको फांसी कब दी गई थी, तो इनको फांसी जो है कि 1931 ईस्वी में दी गई थी। 23 मार्च 1931 को जो है कि इनको फांसी दी गई थी। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। इसलिए जो है कि बहुत बार जो है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उस पर जो है कि बहुत बार विवाद भी होता है, लोग प्रश्न भी खड़े करते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव की फांसी को रुकवा सकते थे। बहुत लोग कहते थे कि गांधी जी कहे थे लेकिन यह समझौता नहीं हो पाता है। तो काफ़ी विवाद का प्रश्न रहता है। लेकिन आप इसको याद रखिएगा कि उनको फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो पूछा गया है कि किस डोगरा जनरल ने जो है कि 1834 से 1841 के बीच जो है कि लद्दाख में, बाल्टिस्तान में, उसके अलावा तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान किया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है जोरावर सिंह। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जोरावर सिंह ने वह नेतृत्व किया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। जी हाँ दोस्तों, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो इसका देखिए, इसका जो सही आंसर आपका है वह आपका हो जाएगा 1935 का अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इसमें इंजन नहीं है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। जो कथन होता है, कथन बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कोई किसी का कथन उठा करके दे देगा और पूछेगा कि यह कथन किसने कहा था। जैसे कभी कभी पूछता है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा, तो यह लाला लाजपत राय जी ने कहा था। यह पूछा जाता है। और कभी कभी यह पूछा जाता है कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं जो है कि अपने कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूं। तो यह जो है कि किसने कहा था, करजन ने कहा था। और जो है कि कभी यह पूछा जाता है कि किसने कहा था कि जो है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, तो यह गांधी जी आपके कहे थे। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। यह सब जो वक्तव्य हैं यह पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, तो इसका देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 से अधिक क्यों हो जाएगा कि देखिए, बिहार किसान आंदोलन की शुरुआत जो है वह आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में किया गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की थी। और इस सभा का विस्तार बिहार के अनेक गांवों में करने के लिए कार्यानंद शर्मा जो थे वह भी इनके साथ आए थे। राहुल संस्कृतायन जी ने भी साथ दिया था। यनुनंदन शर्मा जी ने भी इसमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया था। तो यह सभी नेता जो है कि उससे जुड़े हुए थे। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो इस चीज़ को आप
याद रखिएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही है कि एक से अधिक यह लोग जो हैं वह किसान सभा से जुड़े हुए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो यह आपकी हुई थी पटना में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर? 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक का समय जो है कि हुई थी, और उसमें जो है कि अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वह किस वर्ष में हुई थी? अभी आपको बताया कि 1934 में हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन है वह बी वाला सही हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है 1934 ईस्वी में होती है और पटना में बैठक होती है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अगर पूछा जाए आपसे कि जो आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस था उसके पहले अध्यक्ष आपके कौन थे, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा लाला लाजपत राय। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं पर अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो जोसेफ बैटिस्टा थे, इनको याद रखिएगा, और महामंत्री इसके जो थे वह दीवान चमनलाल बजाज थे, तो इनको भी याद रखिएगा। फिलहाल इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो लाला लाजपत राय जो है और भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और पूछा गया है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो देखिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय आपका था वह आपका था 1926 से 1939 तक। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1926 से 1939 तक इसका जो है कि चरण माना जाता है। इस दौरान जो है कि एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, उसके बाद आपका श्रीपाद ए डागे, शौकत उस्मानी इत्यादि जो है कि इसके प्रमुख नेता थे, तो इन लोगों को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो देखिए अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, तो यह जो आपके संबंधित थे वह कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से यह संबंधित थे, तो इनको याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना है 1934 ईस्वी में होती है, पटना में स्थान होता है, पटना में इसकी स्थापना की जाती है, और इसके जो संस्थापक थे वह आपके कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण थे, तो इनको याद रखेगा। बाकी इसके अलावा अन्य जो सदस्य की अगर हम बात करें तो जो नरेंद्र देव थे, इसके अलावा अभी तो ये तो स्थापना ही किए थे, अशोक मेहता इसके सदस्य थे। इसके अलावा आपके मीनू मशानी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, पुरुषोत्तम विक्रम दास थे, उसके अलावा गंगा शरण सिंह थे, कमला देवी चट्टोपाध्याय थे, तो ये लोग प्रमुख नेता थे, तो इनको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, तो अभी हमने आपको बताया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े थे। दोस्तों एक ही प्रश्न को हम 2-3 बार इसलिए घुमा फिरा कर शामिल किए हैं क्योंकि ऐसे ही प्रश्न घुमा फिरा कर एक ही प्रश्न को कई तरह से पूछा जाता है, और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इसी तरह से घुमा घुमा कर, तो हमने भी उसको शामिल कर लिया है कि जिससे आपको आइडिया रहे कि प्रश्न को किस तरह से घुमा घुमा करके पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, अभी हमने आपको बताया कि इसके संस्थापक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण आपके संस्थापक थे। 1900 जो है कि कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में आने के लगभग 90% चांस है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को जो है कि लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, लोकनायक के नाम से किनको जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। वहीं पर पूछा जाता है कि जननायक के नाम से किसको जाना जाता है? तो जननायक के नाम से जो है कि कर्पूरी ठाकुर जी को जाना जाता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्पूरी ठाकुर, क्योंकि इन्हें अभी भारत रत्न मिला है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न आ जाए, क्योंकि सभी को पता है कि कर्पूरी ठाकुर जो को
जी को जो है वह भारत रत्न मिला है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि उनको जननायक भी बोलते हैं, तो इसलिए आप उनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें जयप्रकाश दिवस मनाया गया तो यह आपका कब मनाया गया, तो इसका देखिए जो सही आंसर आपका है वह अप्रैल 1946 में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ अप्रैल 1946 में जो है वह आपका मनाया गया, तो इसको याद रखिएगा, फरवरी में नहीं, अप्रैल 1946 में जो है वह जयप्रकाश दिवस मनाया गया, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो देखिए 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे यह आपके सुभाष चंद्र बोस जी हुए थे। जी हाँ दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी को जो है कि अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, और यह जो अधिवेशन हुआ था यह आपका गुजरात के हरिपुरा में हुआ था और 1938 में हुआ था। और उसके बाद 1939 में जो अधिवेशन होता है त्रिपुरी में, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस जी ही अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इस बार जो है कि 1939 के अधिवेशन में बाकायदा जो है कि अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होती है। एक तरफ सितार रमैया खड़े होते हैं और दूसरी तरफ जो है वह सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होते हैं, लेकिन उसमें भी जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, जिसमें जो है कि गांधी जी कहे थे कि सितार रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और सदस्य थे उसमें बहुत सारे लोग इस्तीफा दे देते हैं, तो इससे जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी काफ़ी दुखी होते हैं और उसके बाद वह अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और उसके बाद वह पार्टी छोड़ देते हैं, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ देते हैं और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। पूछा जाता है कि त्रिपुरी संकट क्या था, तो इसी को त्रिपुरी संकट बोला जाता है, जो यह आपका बवाल हुआ था, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो देखिए अगर हम बात करें प्रांतीय सरकारों का गठन जो अधिनियम के तहत किया गया था, यह किया गया था 1935 का अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, 1935 के अधिनियम के तहत जो है वह प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसको आप अच्छे से 2-3 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह जो मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न करवा रहा हूं, आप देख रहे होंगे कि मैं पार्ट वाइज इसको करवा रहा हूं, तो आप जितने भी पार्ट इसके अपलोड कर रहे हैं सभी पार्ट को आप अच्छे से देख जाइए। और इतना गारंटी मानिए कि जितने भी पार्ट मैं करवाऊंगा अगर उन सभी पार्ट को आप पढ़ते चले गए तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, सभी प्रश्न आप हल करके आएंगे। क्योंकि जितने भी प्रश्न बीपीएससी द्वारा अभी तक पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ के मैं अपनी वीडियो में लाता हूं और उनको करवा देता हूं, उसके साथ ही डिस्कशन भी कर देते हैं, जिससे कि जो प्रश्न आपका एक्स्ट्रा वगैरह पूछा जाए वह भी कवर हो जाता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिए। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ही नहीं सभी सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो गया, भूगोल हो गया, उसके अलावा बिहार स्पेशल हो गया, उसके अलावा आपका जो है कि अभी नागरिक शास्त्र वगैरह बचा है, अर्थशास्त्र वगैरह बचा है, वह सब भी क्लास करवाएंगे। पूरा प्लेलिस्ट अब अपने चैनल पर बनाए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी सब्जेक्ट का आप सभी वीडियो को देख जाइए। अगर सभी वीडियो को आप देख लेते हैं तो गारंटी है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक जो है कि नोटिफिकेशन जाएगा, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, और साथ ही में जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आप उसको आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।